नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसे मैंने भारतीय दंड संहिता से लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 के मध्य अंतर की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने अच्छी तरह से की है। तो 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, जो सही है उसे बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा सी, केसी मैथ्यू एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ TC में। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा 49 के बीच अंतर व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने केसी मैथ्यू एवं अन्य बनाम TC के वाद में किया है। यही अंतर न्यायालय के नानक चंद के वाद में भी स्थापित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा किया करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसा करार, तो ऐसा करार क्या होता है उसे बताना है। तब ऐसा करार हो जाएगा ऑप्शन ए सही, आपराधिक षड्यंत्र होता है। उदाहरण के रूप में नीचे दिया है, उक्त कार्य आपराधिक षड्यंत्र की कोटि में आएगा क्योंकि धारा 120 का में यह स्पष्ट कहा गया है कि जबकि 2 अधिक व्यक्ति को कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो यद्यपि अवैध नहीं है साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को कार्य करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य इसके अनुसरण से कुछ सहमति के कार्य एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। तीसरा है, एक जौहरी ने बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए अपनी दुकान में लूट का नाटक रचा। दावा करने से पहले उसकी दुकान में छिपाए गए गहने प्राप्त हो गए, वह किसका दोषी है? तो वह दोषी हो जाएगा डी, कोई अपराध नहीं। उदाहरण नीचे है, धारा 511 आर बनाम रॉबिन्सन के वाद पर आधारित है। यह वाद सन्निहितता के सिद्धांत के से संबंधित है। इस वाद से यह धारित किया गया है कि असत्य बहाने बनाकर धन प्राप्त करने के प्रयत्न के लिए जौहरी को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कृत्य केवल तैयारी मात्र था और अपराध की दिशा में किए गए कार्य नहीं थे। अतः यदि किसी व्यक्ति ने अपराध का केवल तैयारी किया है और अपराध कारित करने की दशा में अन्य कार्य किए जाने शेष है तो प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः जौहरी किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। चौथा है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के विषय में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसे बताना है चौथे में। तो चौथे में जो सही नहीं है वह हो जाएगा डी, यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के विषय में चौथा सही है डी, यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया है। उदाहरण नीचे है, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि कार्य उस समय किया गया था जबकि इसे करने वाला व्यक्ति आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो चुका था। कार्य का प्रकोपन के अति सन्निहित प्रभाव के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। पांचवा है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया है। तो यह विचार किसने अभिव्यक्त किया है? पांचवें का हो जाएगा सही सी, स्टीफन ने। उदाहरण नीचे है, स्टीफन अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि
अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। ऑस्टिन के अनुसार एक अपकार जिससे पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। छठा है, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। तो किसने किया है उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी, इंग्लैंड की वुल्फेंडेन समिति ने। उदाहरण है, आपराधिक विधि के कार्यों को वुल्फेंडेन कमेटी की रिपोर्ट में 1956 में प्रदर्शित किया गया है। कमेटी के अनुसार आपराधिक विधि का कार्य लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को सुरक्षित रखना, नागरिकों का आक्रामक या हानिकारक कृत्यों से बचाना आदि है। सातवां है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत नियम के सभी अभियुक्तों के घटनास्थल पर शारीरिक रूप से प्रस्तुत होना आवश्यक है कि वह अपवाद के रूप में कौन से अपराध आते हैं। तो इसमें हो जाएगा बी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य के वाद में यह धारित किया गया है कि धारा 34 को लागू करने के लिए अनेक व्यक्तियों की कृत्य के संपादन में साझेदारी आवश्यक है। मात्र इसकी योजना करना ही आवश्यक नहीं है, परंतु हमेशा यह भागीदारी शारीरिक उपस्थिति द्वारा आवश्यक नहीं है। शारीरिक हिंसा के मामलों में शारीरिक उपस्थिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक है, परंतु अन्य मामलों में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन्हें अलग अलग स्थान तथा अलग अलग समय में किया जा सकता है। आठवां है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए। तो तथ्य की भूल के बचाव के लिए इसमें सही हो जाएगा सी, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। निर्देश है, उदाहरण है, तथ्य की भूल के बारे में प्रावधान धारा 76 में किया गया है। नौवां है, निम्नलिखित में से एक चोरी के विषय में लागू नहीं होता। तो चोरी के विषय में कौन नहीं लागू होता उससे बताना है। इसमें हो जाएगा टी, पैसा लिया जाना दूसरे की सहमति के बिना होना चाहिए। 10वां है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आपराधिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। तो इसमें हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, धारा 154, धारा 155, धारा 156। भारतीय दंड संहिता की ये तीनों धाराएं वरिष्ठ दायित्वाधीन हैं, रिस्पोंडेंट सुपीरियर के सिद्धांत पर आधारित हैं। 11 है, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सी, कृत्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। 12 है, सही उत्तर बताइए, बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है। तो बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। 13 है, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा डी, गृह अतिचार। उदाहरण नीचे है, भारतीय दंड संहिता की धारा 103 की चौथी शर्त के अंतर्गत मात्र गृह अतिचार के दोषकर्ता की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं मिल जाता, बल्कि चोरी, रिष्टी या गृह अतिचार ऐसी परिस्थितियों में किया गया होना चाहिए जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया हो, परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगी। अतः मात्र गृह अतिचार से धारा 103 दोषकर्ता की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देता।
14 है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है, तो इसमें सही हो जाएगा ये, जब शरीर पर खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है। 15 है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है, तो इसमें हो जाएगा बी, जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। धारा 83 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु के एक परिपक्व शिशु को अपराध करने में सक्षम मानती है, जबकि धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपराध करने में अक्षम मानती है। 16 है, निम्नलिखित में से किससे संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है, तो इसमें सही हो जाएगा बी, जब संपत्ति पर खतरे का युक्तियुक्त भय प्रारंभ हो जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के पहले भाग के अनुसार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होता है। 17 है, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर एक प्रमुख वाद है। बी, सामान्य आशय पर। 18 है, कौन सा वाद आवश्यकता के प्रतिरक्षा से संबंधित है। डी, आर बनाम डडले एंड स्टीफेन। आर बनाम डडले एवं स्टीफेन का वाद धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। 19 है, राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध रक्षक उपलब्ध कराना असंभव है, यह कहा है, तो यह हो जाएगा बी, शमसुल हुदा ने कहा है। 20 है, आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डी, उपेक्षा। उपेक्षा एक ऐसा परिणाम उत्पन्न करती है जिसकी अपराधी ने कभी कल्पना नहीं किया था और जिसके लिए वह खेद भी व्यक्त कर सकता है, परंतु वे उत्पन्न प्रभाव जिसका उसे पूर्वानुमान नहीं था के लिए दंडित नहीं किया जाता, अपितु कार्य करने की प्रणाली के लिए जो खतरे युक्त थी। उपेक्षा का प्रयोग भारतीय दंड संहिता में धनात्मक दुराशय को दर्शाने के लिए नहीं है, अपितु उस सावधानी के अभाव को दर्शाने के लिए किया गया है जिससे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जिसकी अनुपस्थिति दंडनीय होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भारतीय दंड संहिता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।